वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। आज हम लोग क्लास चैप्टर 5 देखेंगे केमिस्ट्री का, सतह रसायन, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। सो देखिए, सरफेस केमिस्ट्री जनरली क्या होता है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, मीन्स केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग सब्सटेंस और उसके ऊपर लगने वाले पदार्थ एवं उसके ऊपर लगने वाले बलों के बारे में अध्ययन करते हैं, फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो वो आपका क्या कहलाता है, सरफेस केमिस्ट्री कहलाता है। सतह रसायन मतलब सॉलिड सरफेस है, उस पर कौन सा बल लगेगा तो सॉलिड मिलेगा, कौन सा बल लगेगा तो लिक्विड मिलेगा, कौन सा बल लगेगा तो गैस मिलेगा। मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द सरफेस ऑफ द सब्सटेंस एंड देयर फोर्सेस। मतलब उसके बलों के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके क्या बोलना चाहिए, किसी भी सतह के बल के बारे में अध्ययन करते हैं, तो आपका क्या कहलाता है, सतह रसायन कहलाता है। तो सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने से लिए हम लोगों को दो चीज जानना जरूरी है। एक होता है एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, और एक एब्सॉर्प्शन। ये दोनों अलग अलग चीज होता है। ये होता है अधिशोषण और एक होता है अवशोषण। अवशोषण दोनों नाम आपने सुने होंगे, लेकिन इसके बारे में अभी कोई भी अध्ययन नहीं किया है, आप सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, अगर कोई सा भी एक सब्सटेंस ले लें और उस सब्सटेंस में किसी दूसरे सब्सटेंस को गिराएं और या उसके सब्सटेंस को उसके ऊपर रखें, और रखने पर पहला सब्सटेंस अगर दूसरे सब्सटेंस के अणुओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर रख लेता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। जैसे कपड़ा लिए, कपड़े के ऊपर पानी डाल दिए, कपड़ा क्या करेगा, पानी को सोख लेगा। ठीक है, कपड़ा क्या करेगा, पानी को सोख लेगा। मीन्स कपड़ा क्या कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है स्टूडेंट, अभी मैंने एग्जांपल के साथ समझाया। एक ऑब्जेक्ट लिए, दूसरा ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर रखे, अगर पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को अपने अंदर पूर्ण तरीके से समाहित करने की कोशिश करेगा या खींच लेगा, सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इसमें पहले मॉलिक्यूल, पहले सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस पूरी तरीके से समाहित हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका एब्जॉर्प्शन है। लेकिन एब्जॉर्प्शन इसका ठीक उल्टा है स्टूडेंट। ठीक उल्टा है बोलने का मतलब, अगर एक ऑब्जेक्ट लें और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट को रखें, तो वो पूरी तरीके से समाहित नहीं होगा, बल्कि पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर चिपक जाएगा। पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से ऐसे समाहित नहीं होगा, एक ऑब्जेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट क्या नहीं पूरी तरीके से मिल नहीं जाएगा, बल्कि पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट सिर्फ स्टिकी तरीके से, चिपके हुए तरीके से चिपका हुआ रहेगा। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन कहलाता है। मीन्स when any one substance is sticked over another substance by any force of attraction, then it is called एड्सॉर्प्शन। जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह में चिपक जाता है, तो यह प्रक्रिया अधिशोषण कहलाती है। ठीक है, और अवशोषण क्या होगा, when any substance fully mixed with या completely mixed with another substance, ठीक है, then it is called absorption। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में
पूरे तरह से विलीन हो जाता है, मिल जाता है, विलीन हो जाता है, तो इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। क्लियर हो क्या? अभी हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन मतलब एक सब्सटेंस लिया, उसके ऊपर दूसरा सब्सटेंस चिपक गया, ये एब्जॉर्प्शन है। लेकिन पूरा उसके अंदर मिल जाना एब्जॉर्प्शन है। इसका उदाहरण क्या होगा? एक कपड़ा लेंगे, इस कपड़े में जब पानी को गिराएंगे तो पानी पूरे इसके रेशे में, पूरे इसके अंदर से जाके क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। एक कपड़ा लेंगे और उसमें धूल के कण डाल देंगे, तो धूल का कण तो अंदर तक जाके नहीं सम होगा, सिर्फ उसमें ऊपर में ही चिपका रहेगा, तो ये आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। क्लियर हो क्या? कोई डाउट? ये एब्जॉर्प्शन हो गया और ये क्या हो गया? आपका एब्जॉर्प्शन हो गया। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? ये दोनों का डेफिनेशन। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट, इस चैप्टर को टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, है ना? मतलब टोटल इससे छोटे छोटे क्वेश्चन, एक तो 2 नंबर का, एक तो 3 नंबर का आता है, तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको अपन क्लियर करते हुए चलते हैं। बाकी जो छूट जाएंगे वो मैं आप लोगों को लाइव क्लासेस में बाद में क्लियर करूंगा। नेक्स्ट आते हैं कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस। कैटालिसिस हिंदी में बोलते हैं इसको उत्प्रेरक, उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण। उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्या है? कैटलिस्ट और कैटालिसिस होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस? नाम सुने होंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब दो सब्सटेंस which do not participate in the reaction, which do not participate in the reaction, but increases or decreases the rate of reaction. The rate of reaction are called catalysts. ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं अपितु अभिक्रिया के दर को बढ़ाया घटा सकते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। मीन्स ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा सकते हैं, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्लियर हो क्या? अब द प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालिसिस, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कैटालिसिस बोलते हैं। एवं यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रेरण कहलाती है। मतलब ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ाया घटा सकता है, वो आपका उत्प्रेरक कहलाएगा और ये प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाएगी। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन क्या कर सकता है? उसके रेट को बढ़ाया घटा सकता है। रेट मतलब स्पीड को, रिएक्शन की स्पीड को जो कंट्रोल कर सकता है वो कैटलिस्ट कहलाएगा, और उसका ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? कैटालिसिस कहलाएगा। अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कैटालिसिस देखें, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, कैटालिसिस के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार देखें तो उत्प्रेरण के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है होमोजीनस कैटालिसिस, और एक होता है हेटेरोजीनस कैटालिसिस। एक होता है समांगी उत्प्रेरण और एक होता है विसमांगी उत्प्रेरण। एक होगा समांगी उत्प्रेरण और एक होगा विसमांगी उत्प्रेरण। अब होमोजीनस कैटालिसिस क्या होगा स्टूडेंट? एक ऐसा कैटालिसिस जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट एक ही फेस में होंगे। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट अगर एक ही फेस में होते हैं, फेस प्रवस्था, एक ही प्रवस्था में होते हैं,
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनस कैटालिसिस। मीन्स द कैटालिसिस इन विच रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन द सेम फेज, देन इट इज कॉल्ड PHASE फेज, देन इट इज कॉल्ड होमोजेनस कैटालिसिस। एक ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, उत्पाद एवं क्या है आपका तीसरा उत्प्रेरक, तीनों एक ही प्रावस्था में होते हैं, उन्हें हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, मतलब एक ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक, उत्प्रेरक और उत्पाद तीनों एक ही प्रावस्था में होते हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, समांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। जैसे उदाहरण के लिए 2SO2 प्लस O2 2SO3, और यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वैनेडियम पेंटॉक्साइड, तो ये भी आपका गैस है, 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 तो सबकी प्रावस्था क्या हो गई, सिमिलर, सबका फेज क्या हो गया, सिमिलर। तो ये आपका कौन सा कैटालिसिस कहलाएगा, होमोजेनस कैटालिसिस कहलाएगा। क्लियर है। हेट्रोजेनस कैटालिसिस जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिसकी प्रावस्था भिन्न भिन्न होगी, जिसकी प्रावस्था अलग होगी। मीन्स द कैटालिसिस इन विच the phase of catalyst is different from reactant and product. The catalysis in which the phase of catalyst is different from reactant or product, then it is called heterogeneous catalysis. एक ऐसा उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की प्रावस्था उत्प्रेरक की प्रावस्था से अलग होती है। एक ऐसा उत्प्रेरण जिसमें उत्पाद और अभिकारक की प्रावस्था उत्प्रेरक की प्रावस्था से अलग होती है, वो आपका क्या कहलाता है, विसमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे N2 प्लस H2 दोनों मिलकर क्या बना लिए, 2NH3। ये आपका गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन इसमें आयरन या मोलिब्डेनम का यूज कर रहे हैं, तो ये आपका सॉलिड हो गया। तो इधर इधर गैस है, लेकिन ये आपका सॉलिड हो गया, तो आपका ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजेनस कैटालिसिस। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, हेट्रोजेनस कैटालिसिस कहलाएगा। क्लियर है। होमोजेनस हेट्रोजेनस में कोई डाउट है, कैटालिस्ट कैटालिसिस में कोई डाउट है? अगर नहीं है तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इसके आगे नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। किसमें आते हैं स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट में आते हैं। कैटालिस्ट के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार। क्लियर है स्टूडेंट, उत्प्रेरक के प्रकार। तो उत्प्रेरक के क्या क्या प्रकार होते हैं? सबसे पहले पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा नेगेटिव कैटालिस्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तीसरा इंड्यूस्ड कैटालिस्ट, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट, प्रेरित उत्प्रेरक। चौथा ऑटो कैटालिस्ट, ऑटो कैटालिस्ट, स्व उत्प्रेरक, स्व उत्प्रेरक। पांचवा कैटालाइटिक प्रमोटर, कैटालाइटिक प्रमोटर, प्रमोटर। उत्साहक। और लास्ट कैटालाइटिक पॉइजन, कैटालाइटिक पॉइजन। ये हो गया आपका उत्प्रेरक विष। तो टोटल टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, अगर कैटालिस्ट के प्रकार देखें तो कैटालिस्ट के टोटल 6 प्रकार होते हैं स्टूडेंट। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंड्यूस्ड, ऑटो, कैटालिटिक प्रमोटर और कैटालाइटिक पॉइजन। धनात्मक, ऋणात्मक, प्रेरित, स्व उत्प्रेरक, उत्साहक और विष। ठीक है, अब एक एक को डील कर लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होता है? एक ऐसा कैटालिस्ट जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है, वो आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट कहलाता है। एक ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, वो आपका धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। एक ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, वो आपका क्या कहलाएगा, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। द कैटालिस्ट विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटालिस्ट। ठीक है। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होगा? एक ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को क्या कर देगा,
घटा देगा वो ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएगा। एक ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जो अभिक्रिया की दर को घटा देगा, वो आपका क्या कहलाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाएगा। ठीक है। तीसरा आ जाएगा इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होगा स्टूडेंट, जैसे मान के चलो कोई सा भी रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद अगर वो प्रोडक्ट कैटलिस्ट की तरह वर्क करना स्टार्ट कर दे तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। यदि दो या दो से अधिक अभिकारक है वो क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अब जो बना हुआ उत्पाद है अगर वही किसकी तरह क्रिया करना स्टार्ट कर दे, उत्प्रेरक की तरह क्रिया करना स्टार्ट कर दे, तो इसे हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। क्लियर हो गया। प्रेरित उत्प्रेरक क्या होगा, एक ऐसा उत्प्रेरक जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, और यदि वही उत्पाद किसकी तरह कार्य करना शुरू कर दे, उत्प्रेरक की तरह कार्य करना शुरू कर दे, तो उसे हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। अब स्व उत्प्रेरक क्या होता है, एक ऐसा उत्प्रेरक, ठीक है, एक ऐसा कैटलिस्ट जिसमें रिएक्टेंट ही कैटलिस्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर दे। जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा कुछ देर बाद रिएक्टेंट ही अगर कैटलिस्ट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा तो ऑटो कैटलिस्ट या स्व उत्प्रेरक कहलाएगा। व्हेन द रिएक्टेंट स्टार्ट्स बिकमिंग टू एक्ट लाइक अ कैटलिस्ट देन इट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक स्वतः उत्प्रेरक की भांति कार्य करना प्रारंभ कर दे तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है। कैटालिटिक प्रमोटर क्या होगा, एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट नहीं होगा, एक ऐसा सब्सटेंस जो कैटलिस्ट नहीं होगा लेकिन कैटलिस्ट के वर्क को इफेक्ट करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, कैटालिटिक प्रमोटर कहलाएगा। क्या ऐसा सब्सटेंस जो स्वयं कैटलिस्ट नहीं होगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन के रेट को इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि कैटलिस्ट के बिहेवियर को इफेक्ट करेगा, कैटलिस्ट के बिहेवियर को इंक्रीज कर देगा, उसकी कार्य करने की क्षमता को और बढ़ा देगा, तो वो कैटालिटिक प्रमोटर कहलाएगा। और जो कम कर देगा वो कैटालिटिक पॉइजन कहलाएगा। नहीं आया होगा ये दोनों समझ में, फिर से रिपीट करते हैं। कैटालिटिक प्रमोटर क्या होगा, कैटालिटिक प्रमोटर या उत्साहक किसको बोलेंगे, एक ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की भांति कार्य नहीं करेगा, एक ऐसा पदार्थ जो कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं करेगा लेकिन कैटलिस्ट के क्या बोलना चाहिए, वर्किंग कंडीशन को इंक्रीज कर देगा, उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, उत्साहक कहलाएगा। और जो कार्य करने की क्षमता को कम कर देगा वो आपका विष कहलाएगा। मीन्स दो सब्सटेंस which do not act as catalyst but increases the work of catalyst is called catalytic promoter and decreases the work of catalyst is called catalytic poison। मतलब जो उत्प्रेरक की कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है वो क्या कहलाएगा, उत्साहक कहलाएगा, और जो कम कर देता है वो क्या कहलाएगा, विष कहलाएगा। इस प्रकार से कैटलिस्ट और कैटालिसिस का पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है। ठीक है। इसके अगली क्लासेस में जब आएंगे अपन तो आगे के टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे स्टूडेंट। आप लोग प्रॉपरली चैप्टर 5 का नोट्स बनाएंगे, कंप्लीट थ्योरी है, पूरा थ्योरी है, इसमें जितना समझ के आप समझ के लिख सकते हैं दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। एक टॉपिक और देख लेते हैं, एक टॉपिक और इसमें कर सकते हैं अभी। वो टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।